In this video, we'll talk about L&T, Larsen and Toubro. I'm very sure कि आपने इस कंपनी के बारे में, इस ग्रुप के बारे में सुना होगा। अगर हम आज की बात करें, करंट टाइम में L&T ग्रुप की कुछ और भी कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। आई एम श्योर कि आपने इस ग्रुप का नाम सुना है, इसके बिजनेस मॉडल को समझता है, इसलिए हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझेंगे। अगर हम बात करें, कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1946 में फॉर्म हुई थी, तब से लेकर आज तक कंपनी काम कर रही है। कंपनी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडियन बेस्ड ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी है। यानी कि अगर हम बात करें, ईपीसी का फुल फॉर्म इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही में अगर हम बात करें, कंपनी जो ऑपरेट करती है, कंपनी की जो प्रेजेंस है 50+ कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड है, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, या फिर ये बात करें कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट, वो 8 कंट्रीज़ में है, जिसे आप ये कह सकते हो कि इसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी बनी हुई है। साथ ही में जैसे हमने जस्ट देखा इसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, तो इनके इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं, सप्लाई चेन भी है, एंड कंटिन्यूसली धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, L&T ग्रुप की बात करते हैं, इनके कहाँ से किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, कहाँ से इनके पास रेवेन्यू आता है। आप यहाँ देख पाएंगे इंफ्रा के अंदर ये काम करती है, वहाँ पे इनके जो काम है आप देख पाएंगे, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज हो गए, और भी कई सारी चीज़ें, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। दूसरा जो इनका सेगमेंट है जहाँ से कंपनी काम करती है, बिजनेस करती है, पावर सेगमेंट, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, IT एंड TS, ये सारे कंपनी के काम है। साथ ही में फाइनेंशियल सर्विस एंड ये सारे कंपनी के काम है आपके सामने, आप चाहे तो इन चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। इन सेगमेंट के बाद अगर हम बात करें, कंपनी जो रेवेन्यू की बात करें, FY21 में, FY21 इस ग्रुप की जो रेवेन्यू था आपके सामने 1360 बिलियन के आसपास था। वहीं अगर हम रेटिंग एजेंसीज की बात करें, 2 बड़ी कंपनीज हैं, क्रिसिल एंड इक्रा, इन दोनों की जो रेटिंग आ रही है इस कंपनी के ऊपर AAA+ स्टेबल के साथ है। साथ ही में अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी आप देख सकते हो यहाँ, तो कई सारी चीज़ें आपके सामने। इसके बाद अगर हम फोकस करते हैं, इसका जो रेवेन्यू आता है वो किस किस फॉर्म में कितना आता है। सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है इंफ्रा से, 35% वहाँ से आता है, सर्विसेज से आता है 39 के आसपास। बाकी आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें हैं आपके सामने। हाइड्रोकार्बन से आता है 14 के आसपास, डिफेंस से, HE से एंड पावर से, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज, तो हम समझ गए। अगर हम बात करें कौन से जियोग्राफिक वाइज किस तरह से रेवेन्यू आता है आपके सामने, डोमेस्टिक से जो आता है 62% वहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। उसके बाद US एंड यूरोप से आता है 21 के आसपास, बाकी मिडिल ईस्ट से 10% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7% के आसपास आता है। ये जो डेटा है, जो रेवेन्यू आया है, ये है Q1 FY22 का, ये आपके सामने है। इसके बाद हम बात करते हैं अब इंफ्रा के ऊपर, इंफ्रा सेगमेंट में कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे Q1 के नंबर हमें बता रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, डोमेस्टिक से जो आया था Q1 21 में 45 के आसपास, एंड उसके बाद जो आया था क्वार्टर, यहाँ पे आप देखिए Q1 FY21 में 45, एंड उसके बाद जो आया था FY22 में 80 के आसपास। यहाँ हमें जंप होते हुए दिखाई पड़ी डोमेस्टिक में, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें कोविड के टाइम में कम्प्लीटली, अगर हम बात करें देश लॉकडाउन में था, जब झेल रहा था, तो उस वक्त कहीं भी कंस्ट्रक्शन के काम नहीं चल रहे थे, कम्प्लीटली चीज़ें बंद हुई थी। उसके दौरान कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे, नेगेटिव में भी पोस्ट किए थे, और उसके बाद चीज़ें सुधरी हैं, तो हमें नंबर्स के फॉर्म में भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम उसका इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, इसमें भी आपको चीज़ों में एक इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे दिया अभी तक, आप यहाँ देख पाएंगे। 1 साल की अगर हम बात करें 95%, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। 2 साल की बात करें 23, और 3 साल में 42, और मैक्सिमम रिटर्न ये आपके सामने है। आप समझने की कोशिश करते हैं इन रिटर्न के पीछे कितने नंबर स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। सबसे पहले आप सभी के सामने क्वार्टरली रिजल्ट हैं। क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर 20 से लेकर जून 21 के बीच में। अब जब Q2 के नंबर आएंगे तब हम उनको देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपके सामने इतने डेटा हैं। इनको आप एक एक करके देखिए। यहाँ पर ज़रा ये देख सकते, चाहे तो आप ग्राफ के फॉर्म में देख लीजिए, चाहे तो नंबर देख लीजिए। सेल्स इसे कंटिन्यूसली अप थी 3 क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में एक डिप हमें दिखाई पड़ा है। उसके बाद हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें भी 5000+, 6000+, 8000+, और यहाँ पे आखिरी क्वार्टर में हमें डिप दिखाई पड़ा है। नेट प्रॉफिट में भी कुछ वैसा ही हमें होता 5, और इसके बाद डिप,
फिर कुछ इंप्रूवमेंट और वापस से कम। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वीक क्वार्टर रहा है वो रहा है जून का क्वार्टर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से ये हो जाता है कि किस तरह से ये क्वार्टर टू के नंबर कंपनी दिखाती है। ऑल दो एक्सपेक्टेशन ऐसे बनी हुई है यहाँ से कि इस 3 महीने में कुछ चीज़ें ओपन हो गई थी, वापस से काम शुरू हो गया, तो कंपनी जो नंबर है अच्छा दिखा सकती है। ईयरली में क्या हुआ आप सारी चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं। सेल्स जो इसकी रही है, अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो 18, 19, 20 में ये चीज़ें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में थी और वापस जो हमें डिप दिखाई पड़ी है वो दिखाई पड़ी सिर्फ यहाँ पर 2021 में। उसके पीछे का रीज़न हम सभी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20 प्लस, 22 प्लस, 24 प्लस और वापस से इसमें डिप। नेट प्रॉफिट 7 प्लस, 8 प्लस, 9 प्लस, 11 प्लस। नेट प्रॉफिट इसका इस साल वापस से फिर भी इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये हमारे लिए अच्छी बात क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे कभी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई सारे हमें कभी डिप दिखाई पड़ते हैं किसी कंपनी में, कभी हमें वन टाइम जंप भी दिखाई पड़ता है किसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से या फिर किसी और चीज़ों की वजह से। लेकिन हमें जो एक्चुअल चीज़ समझ में आती है वो आती है ईयरली के बेसिस पर। अगर हम बात करें इसके सेल्स ग्रोथ कैसे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल में जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो ग्रीन लाइन है उसकी सेल्स ग्रोथ है 5 साल में 3% के आसपास, 3 साल में बिल्कुल फ्लैट 0 और 1 साल की बात करें -14। तो इसकी जो 1 साल में सेल्स ग्रोथ परसेंटेज वाइज रही है माइनस में। आप ये देखते हैं आगे किस तरह से रिकवर होता है और कितने टाइम में होता है। रिकवर तो होगा, L&T एक ऐसा ग्रुप है, एक दिग्गज ग्रुप है, प्लस इसकी एक दिग्गज कंपनी, प्लस फंडामेंटली भी साउंड है। उसके साथ ही ये एक ऐसे बिजनेस में काम करती है जहाँ देश का फोकस बना हुआ है, हमारे गवर्नमेंट का फोकस बना है इंफ्रा के ऊपर, और ये कंपनी वहाँ लीडिंग प्लेयर है या फिर अपने सेक्टर की लीडर होती है। इसलिए देश को अगर आगे बढ़ना है तो L&T को काम करना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा और तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें 18 प्लस 3 साल में, उसका 28 और 70, तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस बना है इसमें हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। ROE ROC की अगर हम बात करें 5 साल में 14 प्लस, अगेन जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही है वो है इसका 5 साल में जो वो ROE, तो 5 साल में 14 प्लस, 3 साल में 16 प्लस, 1 साल में 20 प्लस, तो ये हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है। साथ ही में अगर ROC की बात करें 18, 19, 23, यहाँ पर हमें चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 0.39 का डेट टू इक्विटी रेशियो एज ऑफ नाउ है। डेट है कितना, 23,808 के आसपास इतना CR का डेट है। कैश कितना है आप देख सकते हो 3,763 के आसपास है। तो कुल मिलाकर डेट तो है कंपनी, लेकिन जिस फील्ड में कंपनी काम करती है डेफिनेटली आप खुद ही आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट का काम तो ऐसा ही होता है। कई बार हम जानते हैं कि पेमेंट आने में डिले हो जाता है लेकिन काम नहीं रोक सकते, तो इसके लिए कंपनी को डेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस कंपनी की बात नहीं करो, इस सेगमेंट में बात करता हूँ। अगर आप इस सेगमेंट को समझते हैं तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, बट अनबाइज्ड वे में जो हमारे सामने नंबर्स हैं वो ये आपके सामने है। इसके बाद अगर हम बात करें एनालिस्ट के ऊपर, एज ऑफ ना 97% के ऊपर बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि हम यहाँ जो भी बात करें सिर्फ लर्निंग के हिसाब से कर रहे हैं। किसी भी टाइप की बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन ये बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके वैल्यूएशन के ऊपर बात करें, इंडस्ट्री भी चले 21 प्लस, ये स्टॉक हमें मिल रहा है कॉन्सॉलिडेटेड बेसिस पर 19 के आसपास, तो अभी भी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे मिला इंडस्ट्री के लीडर होने के बाद भी। EPS का शानदार है, उससे ज़्यादा अगर हम बात करें डिविडेंड डील 2 प्लस का है, तो डिविडेंड भी देती है, वैल्यूएशन भी अभी एज ऑफ नाउ ठीक दिखाई पड़ रहा है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, आप यहाँ देख पाएंगे प्रमोटर के पास सितंबर में थे 17 प्लस, और अगर हम बात करें ये चीज़ आते आते जून तक 22 प्लस हो चुकी है, 22.88, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग खुद बढ़ाई हुई है, जो अच्छी बात है। FIS की बात करें 35 के आसपास है उनके सितंबर में, और अभी बात करें 32 के आसपास, तो उनके पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में बनी है, इवन प्रमोटर से भी ज़्यादा। अगर हम बात करें DIS की 0.5 के आसपास है, 0.23 के आसपास है, तो DIS का ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में एज ऑफ नाउ या फिर इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक का खूब इंटरेस्ट बना हुआ है, 46 प्लस सितंबर में था, अभी दिखा रहा है 44 के आसपास। 0 प्लस वाली कंपनी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी के पास है वो है पब्लिक के पास, उसके बाद किसी के है वो है आप यहाँ देख पाएंगे FIS के पास, फिर उसके बाद प्रमोटर के पास है।
आफ्टर ऑल दिस, इसके बाद इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसका वीकली का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हम लेवल्स एंड टारगेट को फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसका ट्रेंड को हम समझ लेते हैं। आपके सामने कब से डेटा है, 14 से लेकर डेटा है अभी तक का, और 21 अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने के आसपास है हम। तो 14 से लेकर आप देख सकते हो इसमें बड़े बड़े स्विंग आते रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो वापस से एक स्विंग आया, अच्छा खासा स्विंग यहाँ तक आया है। वापस से कोविड के टाइम में फिर ये बिल्कुल अपने इसी लेवल के आसपास आ गया था, जो इसका बिल्कुल 15 का सपोर्ट था। ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर कहीं भी गिरता है कहीं भी जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में हमेशा काम करते हैं। आज के बने हुए सपोर्ट की अगर हमारे आने वाले 5-6 साल 10 साल में भी काम आएंगे, और 10 साल बने हुए पुराने सपोर्ट आज भी काम आएंगे, फिर चाहे मार्केट कितना भी गिरे, किसी भी लेवल तक जाए। तो आप देख सकते हैं जब कोविड का क्रैश आया ये कहीं भी नहीं रुका, अपने इंपॉर्टेंट जो इसके प्रीवियस सपोर्ट थे उन्हीं लेवल के आसपास रुका। कम गिरावट होती तो यहाँ रुकता, उससे कम होती तो यहाँ रुकता। तो हम जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में हमेशा काम करते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप देख सकते हो कोविड के बाद किस तरह से इसमें रिकवरी आई है। आप देख सकते हो वन साइडेड इसमें रिकवरी आई हुई है, प्लस अपने सारे जो ईयरली के बेसिस पे थे इसके रेजिस्टेंस उसको भी शेयर ने ब्रेक कर दिया विद इन अ ईयर। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से तेज़ी इस शेयर में पिछले 1 साल में रही है। आप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें वीकली के टाइम में बिल्कुल बुलिश दिखाई पड़ रहा है और मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। जो इसकी रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, दिस रेड लाइन की बात कर रहे हैं, ये इसका 20 वीक EMA की बात करें, उसका साथ कभी नहीं छोड़ रहा है। और जब से एक बार ब्रेकआउट हुआ इस लेवल से, आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। वन डे में समझने की कोशिश करें, वन डे में हम समझे। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल पर जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं रियल टाइम बेसिस पे शेयर करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको वो सारी चीज़ें चैनल पर मिल जाएंगे। एग्जिट करने से पहले एक दफ़ा चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, पेटीएम मनी का लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके साथ भी कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं इसको वन डे पे क्या हुआ, चल क्या रहा है यहाँ। वीकली पे तो हमें समझ में आ गया कि जो ट्रेंड है इंटैक्ट है। अब यहाँ समझने की कोशिश करें मई, जून, जुलाई, ये आप देख सकते हो ये शेयर जब भी मैक्सिमम गिरता है अपने रेड लाइन के आसपास या फिर रेड लाइन के ही आसपास आता है और वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। और रेड लाइन क्या है, इसके 20 डे EMA है, वहाँ तक आसपास, वो उसके आसपास तक आता है और सीधा आप देख सकते हो कितने खूबसूरत पैटर्न के बनाते हुए ऊपर जाता है। तो कुल मिला के अच्छे स्विंग देता शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। वन स्विंग वेट किया, वापस से स्विंग, फिर से स्विंग, अगर इसको छोड़ भी दें तो यहाँ से आप देख सकते हो ये स्विंग दिया, वापस से इस टाइम रेडी हो चुका है। तो इसलिए कल के दिन 1700 प्राइस के आसपास था और आज के अगर हम बात करें 1775, 1760 के आसपास का इसने हाई लगा है। अभी इसमें जस्ट मोमेंटम शुरू हो चुका है। ये हमें दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं शेयर में। 1750, 1800 के लेवल शॉर्ट टर्म में हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें, अगर आपके पास है या फिर यहाँ से 3 केस निकल के आते हैं, जिनके पास है जस्ट होल्ड करने की ज़रूरत है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आंखों के सामने खूबसूरत रैली आने वाली है। दूसरी बात करें फ्रेश बाइंग एवरेजिंग के लिए, क्या करंट प्राइस अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्राइस है। अगर ऐसे में कोई भी डिप मिल जाती है एक्सपायरी के दिन, कल की अगर हम बात करें तो कि वापस हमें 1700 जिस प्राइस के आसपास था या उसके आसपास 1730 कहीं भी मिल जाता है, उस लेवल के आसपास हम डेफिनेट से एड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल इसमें ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस प्राइस के आसपास इसमें एंट्री की जा सकती है। टारगेट काफ़ी दूर के हैं, प्लस जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, इस सेगमेंट को, इस कंपनी को, दोनों को एक साथ आगे जाना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो बनाने में हमें ज़रा मेहनत लगती है, सो अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब मिलता है हमें काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।